हमने सेल्फ इंडक्शन देखा, बराबर है। अब ना मुझे वो सेल्फ इंडक्शन पढ़ाने के लिए ना अब मुझे बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे म्यूचुअल इंडक्शन के टाइम पे बोर्ड की ज़रूरत होगी, तब मैं फिर से आपको वीडियो भेजूँगा। वीडियो भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब वो देखोगे आपको पता चलेगा कि वो वीडियो जब बनता है ना एक, तो बड़े जीबी का बन जाता है, तुम्हारा डेटा बड़ा यूज़ होता है। बट फिर भी म्यूचुअल इंडक्शन में फिर से इसी जनरेटर म्यूचुअल इंडक्शन में फिर से वीडियो फॉर्म में पढ़ाऊँगा। अब सेल्फ इंडक्शन में जो इंडक्टर्स होते हैं, इंडक्टर आर अ डिवाइस, सही है, जो क्या लगा सकते, इंडक्टेंस लगा सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है, सही है। इंडक्शन होता है मतलब वो बैक ईएमएफ डेवलप करता है, बराबर है, जिसकी वैल्यू उस कॉइल के शेप साइज पे डिपेंड होती है, सही है। और वो जो कॉइल का फैक्टर होता है जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उस फैक्टर को जो कॉइल बदलने तक कांस्टेंट रहता है, उसका क्या कहते हैं, उसका इंडक्टेंस, ठीक है, क्योंकि वो इंड्यूस रेजिस्टेंस बताता है, बराबर है, बराबर है। कि हमें पता है E विल बी वॉट, E इज इक्वल टू वॉट, L इंटू डी आई बाई डी टी। अगर आप इसे लाइक ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर जैसा ट्रीट करें, बराबर है, तो I इज इक्वल टू वॉट, V बाय R, तो R जितना ज़्यादा I उतना कम, लाइक दिस मैनर E बाय L विल बी वॉट, डी आई बाई डी टी। वॉट इज द डी आई बाई डी टी, दैट इज अ चेंज इन करंट, बराबर। तो L जितना ज़्यादा उतना चेंज इन करंट कम, मतलब करंट के फ्लक्चुएशन या चेंजिंग नेचर को, दैट इज अ अल्टरनेटिंग नेचर को ये अपोज करता, मतलब ये उसी करंट को लगता जिसका नेचर कैसा हो, अल्टरनेटिंग। कंफर्म है, कंफर्म। तो जहाँ पे करंट कांस्टेंट है उसे थोड़ी ना ये अपोज करेगा, कंफर्म है। जितनी उसकी ज़्यादा L की वैल्यू उतना करंट में चेंज कम, तो करंट में चेंज कब, जब वो होना चाहेगा ना उसे ये अपोज करेगा, जो करंट चेंज ही नहीं होना चाहेगा उसे थोड़ी ना अपोज करेगा, सही है बात, सही है बात, इतना समझा है, क्लियर। तो ऐसे ही इंडक्टर फॉर एसी सप्लाई, एसी दैट इज अल्टरनेटिंग करंट क्या है वगैरह वगैरह हमें अभी थोड़े दिन में डिस्कस करना ही है। ऐसे 3 इंडक्टर हैं जिनके खिलाफ मैंने कौन सा सप्लाई लगाया, एसी सप्लाई लगाया, बराबर ना। दिस इज अ इंडक्टर दैट इज अ L1, दिस इज अ इंडक्टर दैट इज अ L2, दिस इज अ इंडक्टर दैट इज अ L3। समझो इससे करंट जो है वो चेंजिंग है, पर यूनिट टाइम इसमें करंट कितना चेंज हो रहा है, डी आई बाई डी टी, ठीक। इससे अगर डी आई बाई डी टी हो रहा तो इससे भी डी आई बाई डी टी होगा, इससे भी डी आई बाई डी टी होगा, इससे भी डी आई बाई डी टी होगा, बराबर है, बराबर, बराबर। सब में से करंट कैसा जाएगा, सेम, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो अगर यहाँ से कितना करंट चेंजिंग जा रहा आई, तो यहाँ से भी चेंजिंग करंट कितना जा रहा होगा आई, यहाँ से भी कितना जा रहा होगा आई, यहाँ से भी कितना जा रहा होगा आई, समझ रहा है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सब में चेंज भी कैसा आएगा, सेम। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल बैक ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, समझो वो डेवलप हुआ ई बैक। तो ई बैक की वैल्यू क्या रहेगी, इसके खिलाफ कितना हुआ समझो E1, इसके खिलाफ कितना हुआ समझो E2, इसके खिलाफ कितना हुआ E3। सो मैं क्या कह सकता हूँ, एज इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, देन what, as it is a series combination, then what, it is a series combination, then what, E back will be what, E back in a first plus E back
in a second plus E back in a third. बराबर. ऊपर क्या किया होगा हमने कि सपोज 3 इंडक्टर L1 L2 L3 वाले ऐसे ऐसे कनेक्ट है वगैरह वगैरह वगैरह. E back will be this and change in current is same as it is a series combination. तो हम क्या बोलेंगे E back will be what? हाँ, will be L1 into di by dt. This will be L2 into di by dt. And third will be L3 into di by dt. And total will be L equivalent di by dt. Clear? L1 di by dt plus L2 di by dt plus L3 di by dt. So that get cancel. तो मैं क्या बोल सकता? L equivalent will be what? L1 plus L2 plus L3. This is what? Combine inductance. कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में. वैसे भी सीरीज में अपोजिशन अगर है करंट को तो सीरीज में टोटल अपोजिशन बढ़ेगा सेम ही करंट को. ये तो लॉजिकल है ना. उसके बाद समझो पैरेलल कॉम्बिनेशन है. एक ठीक है. ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका? इंडक्टर का. अब इससे करंट जा रहा आए तो ये आके करंट डिवाइड हो जाएगा. इससे कितना जाएगा? I1. इससे कितना जाएगा? I2. इससे कितना जाएगा? I3. बराबर. तीनों से करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड. यहाँ पे करंट हुआ डिवाइड. ओके, तीनों से हो गया डिवाइड. सो अगर इसमें अपन चेंज करेंगे तो इसमें कितना चेंज होगा? DI1 DI2 DI3. दैट विल बी अ टोटल चेंज. तो मैं क्या बोलूँगा? टोटल चेंज इन अ करंट दैट विल बी अ DI1 प्लस DI2. बेसिकली मैंने उसका एक इक्वेशन बनाया होगा ना, उससे डेरिवेट किया होगा I का इक्वेशन लेके. बराबर है, क्योंकि I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड इट इज़ अ चेंजिंग करंट. कन्फर्म है? अगर टोटल करंट चेंजिंग है तो इंडिविजुअल भी चेंजिंग होगा. ये समझा? आगे तो मुझे क्या पता है? इट इज़ अ व्हाट? इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो यहाँ का ई बैक, यहाँ का ई बैक और यहाँ का भी ई बैक कैसे रहेगा? सेम. दैट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस. सही है. तीनों का क्या अलग अलग है? इंडक्टेंस L1 L2 L3. तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता? DI by dt. इट इज़ अ E by L equivalent, that is E by L1 E by L2 E by L3. सही है. सो E get cancel, that is a potential difference same. तो L equivalent will be what? 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3. It is a what? Inductance in a which combination? Parallel. क्लियर है क्या? क्लियर. सो ये मिल गया आंसर किस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. कोई डिफिकल्टी इसमें? ये हो गया पैरेलल का आंसर.
हम्म हम्म सही, कोई डिफिकल्टी इसमें? चलो, सो दोनों कॉम्बिनेशन बन गए। अब एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी कैसे देखेंगे? एक इंडक्टर ले लेंगे, चलो ले लिया। इसको सप्लाई दे देंगे, चलो दे दिया। चलो देते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। इसमें करंट है आई जो चेंजिंग है, वैसे वो समझ जाएगा अल्टरनेटिंग की। इसमें इंडक्टर है एल। अब इसमें हर इंस्टेंट में ड्यू टू चेंज इन वॉट, ड्यू टू चेंज इन वॉट, फट से बताओ तो पुस्तक दे बाबू। के लिए करंट कुछ तो भी था, समझो आई नॉट था, वो चेंजिंग था, तो उसके वजह से ईएमएफ डेवलप हुआ, समझो कितना ई। अब मैंने करंट बदलाया, इंक्रीज़ किया, और ऐसे मैं इंक्रीज़ करते करते आई तक बढ़ाने वाला हूँ। आई नॉट से लेकर आई तक। आई नॉट की वैल्यू 0 होगी, 0 से लेकर आई तक मैं बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है क्या? 0 से लेकर कहाँ तक बढ़ाने वाला हूँ? आई तक। तो एक कोई भी इंस्टेंट पे समझो आई मैक्स पकड़ लो, यहाँ तक मैं उसे बढ़ाने वाला हूँ। तो कोई भी इंस्टेंट पे जब करंट कितना होगा, आई जो आई नॉट से ज़्यादा होगा, तो वो वाले ईएमएफ पे जो वहाँ पे प्रेजेंट है, वो उसे क्या कर रहा होगा? अपोज उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। ये वर्क की हुई एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी, क्योंकि उसमें और पोटेंशियल डेवलप होगा। और पोटेंशियल और ईएमएफ डेवलप होना मतलब क्या? वर्क करने की एबिलिटी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही ना, ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड ही होगी। तो अपन क्या करते कि अपन समझते, सपोज बोलते कि एक इंस्टेंट था जब उसमें करंट कितना था, आई, जिसे मैंने चेंज किया। क्या किया? चेंज। तो कितना कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? दैट इज अ ई। सो ई विल बी व्हाट? एल इंटू डी आई बाय डी टी। सही, सही, बराबर। एंड इट इज अ माइनस, अपोज कर रहा है इसलिए इतना ईएमएफ वहाँ पे इंड्यूस होगा। अब अपन और थोड़ा सा वर्क और करेंगे और करंट चेंज करेंगे, तो ये वाले ईएमएफ के खिलाफ अपने को वर्क करना पड़ेगा। या अपन ऐसा ले सकते हैं, वहाँ पे ई बैक कितना होगा? दैट इज एल इंटू डी आई बाय डी टी होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा इस ईएमएफ के अगेंस्ट, बराबर है। तो मैं छोटा सा चेंज और करता हूँ, काय में? करंट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। कितना? छोटा सा। हाँ या ना? यस। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। तो मुझे क्या पता है क्या तुम्हें? मुझे ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी व्हाट? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन विल बी व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो मैं थोड़ा सा ही क्या चेंज कर रहा हूँ? करंट। मैं थोड़ा सा ही क्या चढ़ाना चाह रहा हूँ? चेंज करना चाह रहा हूँ? चार्ज। मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता, चार्ज की जगह क्या लिख सकता? वी, क्यू की जगह आई इंटू टी। ठीक है, ठीक है। तो उस करंट पे मैं छोटा सा वर्क करता, मतलब छोटा सा करंट चेंज करता, चलेगा? चलेगा? हाँ या ना? चलेगा ना? तो चलो करके देखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, एक बात समझी? क्लियर? तो चलो देखो अब क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। क्या फिर अपन वर्क की जगह, मतलब जब अपन वर्क निकालना चाहते, अपन पावर का इस्तेमाल भी कर सकते। जैसे यहाँ पे चार्ज की जगह करंट रख के उसे चेंज करो, जैसे अपना फॉर्मूला आया था
कि छोटा सा वर्क विल भी क्या आएगा, मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, v इंटू आई, दैट इज ई इंटू आई। फिर छोटा सा चेंज, तो दैट विल बी व्हाट, ई इंटू आई इंटू डी टी, ऐसा कुछ तो भी आएगा, चेंज इन द करंट। बराबर। तो या फिर तुम लॉजिकली क्या लगा सकते, ई तुम्हें पता है, तुम्हें एक बात पता होती है, पावर इज इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाय डी वर्क बाय डी टी। बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब वहाँ पे पावर जनरेट होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहता, पावर इंटू डी टी। इंस्टेंट है ना ये सारा, हर इंस्टेंट को अलग अलग होगा। तो ये होगा छोटा सा वर्क, और उस इंस्टेंट पे पावर कितना होगा, तो दैट इज उस इंस्टेंट पे ईएमएफ कितना है, ई, जब करंट कितना था, आई, दैट इज ई इंटू आई, बिकॉज पावर इज इक्वल टू वॉट, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ई इंटू आई इंटू डी टी। दिस विल बी द वर्क डन, यस और नो। एंड दिस वर्क डन इज अगेंस्ट, तो इट इज़ अ माइनस, या फिर यहाँ पे माइनस रखो। बराबर है, बराबर। सो दिस वर्क विल बी, ई की वैल्यू रख देते हैं अपन, क्या आएगा वो, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बराबर, इंटू आई इंटू डी टी। क्लियर। सो डी टी गेट कैंसल, तो वर्क विल बी माइनस एल, ये आई इंटू डी आई। ये तो हो गया छोटा सा वर्क जो हमने उसके खिलाफ किया, है कि नहीं, या जो हमने किया खिलाफ किया, दैट इज अ माइनस, अगेंस्ट। तो ये हो गया छोटा सा वर्क, हमें निकालना है टोटल। तो टोटल वर्क विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस छोटा सा वर्क फ्रॉम व्हाट, करंट कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं अपन, जीरो से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आप आई मैक्स या आई नॉट दिखा सकते हो, आई नॉट इज यूज फॉर मैक्सिमम। So it will be a work. It is an integration from 0 to I naught. I naught is a maximum value. हाँ, minus L into I di. ठीक है। So it will be a minus L बाहर, I di क्या आएगा, I square by 2 from 0 to I naught। ठीक है। तो वर्क डन विल भी क्या बनेगा, माइनस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। इतना वर्क उसके अगेंस्ट किया, मतलब एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इज व्हाट, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। सही है, सही। इट इज व्हाट, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड बराबर है क्या, क्लियर। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी इसमें। तो एनर्जी स्टोर्ड भी हो गई, बराबर। ना, अब तुम्हें एक खतरनाक सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब कोई भी इंडक्टर हो, कोई भी इंडक्टर, वो एक मटेरियल का ही बना होगा, सही है कि नहीं। तो वो जो अगर अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसे वो क्या करेगा, इंडक्टेंस लगाएगा, मतलब अपोज करेगा, प्लस वो रेजिस्टेंस भी लगाएगा। क्यों, क्योंकि वो मटेरियल से बनाया है। अरे हाँ या ना। तो हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं बना सकते। व्हाट इज मीन बाय प्योरली इंडक्टिव सर्किट, कि जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। तो ऐसी कॉइल बन ही नहीं सकती जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़ीरो, लेकिन प्योरली रेजिस्टिव कॉइल बन सकती। समझो मैंने ऐसा एक वायर बनाया, बराबर है, और इससे करंट पास किया, तो अब इसमें बैक ईएमएफ डेवलप होगा ही नहीं।
तो ये कॉइल कौन सी बन गई? प्योरली रेजिस्टिव। अरे हाँ या ना, इसमें करंट ऐसा गोल गोल घूमेगा ही नहीं, तो उससे उससे मैग्नेटिज्म डेवलप होगा ही नहीं। मैग्नेटिज्म अगर उससे पास होगा नहीं तो उसका चेंजिंग मैग्नेटिज्म से बैक ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ क्या लगेगा? रेजिस्टेंस। सो इट इज़ अ प्योरली रेजिस्टिव। तो हम प्योरली रेजिस्टिव कॉइल बना सकते, बट हम प्योरली इंडक्टिव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी मटेरियल को क्या रहता है? रेजिस्टेंस। प्लस आप हीटिंग इफेक्ट में एक चीज़ पढ़े थे कि अपन ज़्यादा हीट जनरेट करने के लिए जो कॉइल बनाते हैं वो सोलेनाइड शेप की बनाते हैं। ये 10वीं में भी पढ़ाया गया है, ये इस साल भी पढ़ाया गया है। अगर वो ऐसी सोलेनाइड शेप की बनाई तो हमें तो पता है कि हीट अगर ज़्यादा डेवलप करनी है तो व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड का फॉर्मूला? I² RT। हमारे घर में AC सप्लाई आता है, हाँ, मतलब इससे कौन सा करंट जाएगा? AC। अब इसको क्या जनरेट करना है? हीट। अगर इससे AC जाएगा तो चेंजिंग फ्लक्स लगेगा, इसमें क्या डेवलप होगा? बैक EMF। वो अपने अल्टरनेटिंग करंट को क्या करेगा? रे पट से बताओ, पट पट से बताया जाते हो, क्या करेगा? अपोज करेगा। फिर ज़्यादा करंट पास होगा क्या? नहीं। फिर ज़्यादा हीट जनरेट होगी क्या? नहीं। तो इसने सिर्फ क्या लगाना चाहिए था? रेजिस्टेंस। भले ही इसका शेप काय का है? इंडक्टर का। तो अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो AC की जगह DC यूज़ करो, बट अपन DC में लॉसेज ज़्यादा होते हैं, मतलब एनर्जी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ होने से ज़्यादा वो पहले ही हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में लॉस होने के चांसेस, तो DC तो ले नहीं सकते, AC ही यूज़ करना पड़ता है। अब बताओ कि AC ही यूज़ करना है, बट फिर भी इसका इंडक्टेंस 0 लगना चाहिए, इसने बैक EMF डेवलप नहीं करना चाहिए। तो क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? कॉइल ऐसी बनाई जाती, देखो ऐसे ली जाती, ऐसी 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 वापस लाई जाती। ऐसी, ये अपना सप्लाई, ये अपना सर्किट, ऐसे सप्लाई दिया जाता। तो इससे होता क्या? ऐसा करने से तुम बोलोगे तो इसमें से करंट जाता बराबर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, ये है जाने वाला करंट, बराबर। ये कॉइल में से ऐसे जाने के बाद ऐसे वापस आता, बराबर। तो इस कॉइल का मैग्नेटिज्म पहले वाला जो क्लॉकवाइज है, अगर इधर होगा तो जो एंटी क्लॉकवाइज उसका इधर होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी? 0। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, तो इससे मैग्नेटिज्म कितना? 0। और वैसे भी इसने मैग्नेटिज्म थोड़ी ना डेवलप करना चाहिए था, ये सिर्फ हीटिंग डिवाइसेस था। तो इस तरीके से कॉइल बनाई जाती है, हीटिंग कॉइल ऑफ सोलेनाइड। इससे दो फायदे हुए, करंट ज़्यादा देर के लिए घुमा, ज़्यादा देर के लिए घुमा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, ज़्यादा हीट डेवलप होगी, हाँ या ना? समझा? समझा है? आगे आगे एक लास्ट टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या टर्म? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसके बाद मैं एक और टर्म पढ़ाता था, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, पर वो इस साल नहीं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए भी मेरी पढ़ाने की इच्छा थोड़ी कम है तुम्हें। दूसरा, तुम्हारे सिलेबस से वो कट भी गया है, तो अभी मैंने सोचा है कि पहले मैं वो सिलेबस थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, है कि नहीं? तुम्हारा कैसा है पता है क्या? तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा होता है कि तुम जिस एकेडमी में हो उसे अच्छा कहो, सो दैट, बट ऑब्वियसली अपने आजू बाजू एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता। बट तुम्हारे कंप्यूटर वाले टीचर 2 साल ट्यूशन लेते और तुम्हारे कान भरते हैं, तुम्हें वो सच लगता। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई कंप्यूटर की ट्यूशन वाला या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्यूशन वाले ने 200 में से 200 मार्क्स लिए। बेसिकली 120 मार्क्स स्कूल से जाते, धड़ाल कॉपियाँ होती, ये सेंटर में एक दूसरे को वोकेशनल वाले फ़ोन करते कि मेरा बच्चा है देखना, फिर भी आज तक कभी उन्होंने 200 में से 200 मार्क्स ला के नहीं दिखाए। फिर भी वो बात ये करते कि वह फिजिक्स का सिलेबस आगे पीछे चल रहा है, ये कौन डिस्कस करता? तो एक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रिकल, ये वाले ट्यूशन वाले, जिनको बेसिकली खुद का सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद ऐसा एक बच्चा नहीं पूरे क्लास में जिसे कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखते आए या फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ आता होगा, बट रिलेटेड भी वो अपना टॉपिक नहीं है।
नाउ इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, नाउ हमें इलेक्ट्रिकल इनर्शिया देखना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया? तो इनर्शिया माने अपोज, जैसे थे वैसे रहना, बराबर है। तो आपने अगर मैकेनिकल में देखा होगा तो जैसे मास होता है, तो मास इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ऑब्जेक्ट को कितनी भी एनर्जी देना चाहे, वो ऑब्जेक्ट हमेशा हमें अपोज करता है टू चेंज इट्स स्टेट, और वो स्टेट चेंज करने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ती है, बराबर है। तो हमें मैकेनिकल एनर्जी कितनी देनी पड़ती है? हाफ mv², क्योंकि मास अपोज करता। क्लियर है क्या? अगर मास अपोज नहीं करता तो हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती थी क्या? नहीं देनी पड़ती थी, बराबर है। तो हमने मैकेनिक्स में ऑब्जर्व किया कि फॉर अ मोशन मास इज अ अपोज, वैसे ही जब अल्टरनेटिंग दैट इज एसी की बात होती है तो एसी का नेचर क्या होता है? चेंजिंग। उसे खुद का नेचर क्या करना होता है? चेंज। तो इसके चेंजिंग नेचर को या इसके इलेक्ट्रिसिटी को पास करने को, जब इसका चेंजिंग नेचर होता है तो हम ऐसा देखते हैं कि ये इंडक्टेंस जो है ना वो अपोज करता बाय डेवलपिंग अ बैक ईएमएफ। सो इट इज बिहेव लाइक अ इनर्शिया फॉर अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये काय का काम करता? इनर्शिया का काम करता, बराबर है। इट इज़ अ इनहरेंट प्रॉपर्टी। हमने इंडक्टर को कुछ स्पेशल दिया क्या? नहीं, बस वो ऐसा शेप का बना। अब उसमें ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती, किसे डेवलप करने को? एसी को। हमने उसे बोला कि ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप कर? नहीं। वो डीसी को शो करता क्या ऐसी प्रॉपर्टी? नहीं। बराबर एसी के लिए उसमें एक इनहरेंट प्रॉपर्टी रहती जो उसे अपोज करती चेंज होने से, उसके अल्टरनेटिंग नेचर को। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी को इंडक्टर के वजह से क्या फील होता? अपोज। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इट इज़ सो सिमिलर टू मैकेनिकल इनर्शिया। और उसका मेजर क्या होता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का? जितना ज़्यादा इंडक्टेंस उतना ज़्यादा अपोज, उतना ज़्यादा वो कॉइल अपोज करेगी उसमें के क्या चेंज होने को? चेंज इन करंट को। अरे यस और नो? क्लियर? क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक समझा है? तो यहाँ पे तुम्हारा ईएमआई का अब एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा टॉपिक बचा है? दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो म्यूचुअल इंडक्शन मैं तुम्हें वीडियो के थ्रू पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल तुम्हें समझनी है। वो वैसे भी तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर क्या है मैं तुम्हें ये बताऊंगा बाद में, उसका बेसिक है। क्लियर? तो यहाँ पे वैसे ईएमआई का एक टॉपिक छोड़ के पूरा ईएमआई कंप्लीट हुआ। अब अपन अल्टरनेटिंग करंट चालू करने के लिए वैसे रेडी है। क्लियर है? तो कल तुम्हें म्यूचुअल इंडक्शन का वीडियो, बराबर, वो देखने के बाद तुम्हें अल्टरनेटिंग करंट के वीडियो आएंगे, बराबर है। तो मैं तो ये तो एक साथ ही भेजूंगा, तो तुम्हारा काम है क्या देखना? सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन का वीडियो देखना, बराबर, और फिर अल्टरनेटिंग चालू करना। कंफर्म? कंफर्म है? क्लियर है क्या? इतना समझा? और एक तुम्हें एक्स्ट्रा टॉपिक और मैं सीईटी के लिए पढ़ाऊंगा, दैट इज़ कॉल्ड अ जियो मैग्नेटिज्म। वो मैं तुम्हें एज अ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, जो मुझे लगता है पढ़ाओ वगैरह वगैरह। क्लियर? यहाँ तक समझा है? सो यहाँ पे अपना ईएमआई ये और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वैसे एक टॉपिक छोड़ा तो, बराबर। अपन अब सेकेंड दैट इज़ अ एसी चालू करेंगे। एसी हुआ कि अपने सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, दैट इज़ अ मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें अपने को दो छोटे चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक इलेक्ट्रॉन फोटोन एंड एक एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर। चलेगा? तो ये नियरली 8 दिन में दोनों चैप्टर अपन उरका लेंगे। तो 18 मई तक अपना सिलेबस हो जाएगा, 18 to 15 मई तक ये भी। प्लस उधर से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी वीडियो आपको आज से भेजना चालू करूँगा। एक बार मेरा थर्मो के आपको वीडियो आ गए न्यूमेरिकल के, कि फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट भी तब तक ही कंप्लीट कर दूंगा अप टू द 18 में। फिर मैं वो बच्चों को कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा जिन्हें नहीं समझाता अनआयनिक इक्विलिब्रिया। क्लियर? तब तक गवर्नमेंट शायद ये डिसाइड कर ही लेगी कि पेपर कब तक है, बराबर है। 1 जून के पहले वो होना नहीं है, तो अच्छे से पढ़ो। क्लियर?